आज का टॉपिक है दुनिया में हिंदू या हिंदुस्तान या भारत क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। नमस्कार, जे बॉस रिटेल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये तबसरा, मेरा ये संपादकीय आपको पसंद आ रहा होगा। आप जानते ही हैं कि मैं एक टॉपिक लेकर के उसके चारों तरफ से जितने भी सिग्नल्स हैं, जितने इंडिकेटर्स हैं, जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को लेकर के मैं एक विश्लेषण करता हूं और पूरी एक राउंड अप बना के आप लोगों के सामने पेश करता हूं, ताकि आप उस मुद्दे को, उस मसले को, उस टॉपिक को आसानी से समझ सके और दुनिया भर में जो भी हो रहा है भारत के खिलाफ या भारत को लेकर, वो आपकी जानकारी में आ सके। सबसे पहले हिंदू टारगेट क्यों का जो सवाल है, इसका उत्तर हम लोग चले सोने की चिड़िया से। भारत सोने की चिड़िया रहा है और भारत में ज्ञान यानी कि नॉलेज वो सदियों से रहा है, पीढ़ियों से रहा है। 4000 10,000 साल पहले ये यहाँ इस धरती पर, भारत की जो फर्टाइल लैंड है, उर्वरा भूमि है, यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर पर्वत हैं और यहाँ मैदान हैं, इनकी तलहटी पर, इनकी घाटियों में जो सभ्यता पैदा हुई, क्योंकि सभ्यता कोई ऐसा तो है नहीं कि अचानक ऊपर से आई हो या किसी को बता दी गई हो कि ये बिहेव करना है, नहीं। मनुष्य ने जब से वो विकसित हुआ है तो तब से रोज कुछ न कुछ सीखा है। तो सीखा तो सभी जगह, अफ्रीका का जो मनुष्य था उसने भी इसको सीखा, और सीखा तो यूरोप वालों ने भी सीखा, चीन ने भी, और जो यूरोप था उसका गेटवे रहा यूनान और यानी कि ग्रीस। इसके अलावा इधर मिस्र, अफ्रीका और यूरोप के बीच में मिस्र, और चाइना तो आपने देख ही लिया कि चाइना की सभ्यता भी बराबर से चली। लेकिन इन सब में भारतीय सभ्यता जहां पनपी, इसने ये अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज जो है विश्व को भी दिया। आज कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु कह करके, विशेषकर मैं सुनता हूं कई बार तो पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेता है, विश्व गुरु कह कर कहता है। हाँ, हम लोग विश्व गुरु रहे हैं। पाकिस्तान की तो अपनी कोई हैसियत रही नहीं है। 1947 में अगर जो ये बंटवारा न हुआ होता तो पाकिस्तान कहीं था ही नहीं, इसका तो भ्रूण भी नहीं था विश्व में। तो पाकिस्तान को तो ये समझ लेना चाहिए वो तो केवल 75 साल पुराना है। तो इसलिए वो किसी दूसरी विरासत पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरेबान पर झांके। रही बात धर्म के नाम पर बंटवारे की, तो विश्व में दो ही देश ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर बने हैं। एक पाकिस्तान है, दूसरा इजराइल है। इजराइल को फिलिस्तीन से अलग एक पार्ट जो बनाया गया वो यहूदियों के लिए बनाया गया, और ये सब यूनाइटेड नेशंस और जो अंतर्राष्ट्रीय बंटवारे हैं उनके तहत बने। आइए भारतीय विरासत पर बात करते हैं, भारतीय धरोहर पर बात करते हैं। तो देश में हमने ज्योतिष दिया, हमने गणित दिया, यानी कि भारतीय जो सभ्यता थी, भारतीय जो ज्ञान था, नॉलेज था, विजडम था, इसने दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। ये होते करते आते आते विदेशी जो यात्री आए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकों पर लिखा है, उन्होंने भारत में आकर के महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को देखा है, बौद्ध परंपरा को समझा है, जैन परंपरा को आगे देखा है। तो इसी के चिड़ में आते आते जब ये
आक्रांता आए हैं मंगोलिया और इस तरफ से ऊपर की तरफ से जो कबीलाई थे बुरी तरह से, उनमें कहीं कोई धर्म या सभ्यता या कोई सलीका नहीं हुआ करता था। और उन्होंने आकर के भारत का जो एक परंपरागत ज्ञान था और परंपरागत घरों में रखी हुई संपत्ति थी, और यहाँ साल दर साल या हर सीजन में पैदा होने वाला धन धान्य था, इसको देख करके भारत को बहुत सॉफ्ट टारगेट समझा। होता भी है, अगर कोई चीज़ आसानी से मिलती है तो हम उसको उसके प्रति बहुत ही आप समझिए पजेसिव नहीं हो पाते हैं, स्वार्थी नहीं हो पाते हैं। हमें लगता है कि भाई हमको मिल रहा है और उनको भी मिले, हमारे बीच में से जो चीज़ उत्पन्न हुई है वो और लोगों को भी मिल जाए। वैसे भी भारत में कहा गया अतिथि देवो भव, कई तो अतिथि बनकर आए और कई आक्रांता बन के आए, बहरहाल भारत में पहुंच गए। तो कुल मिलाकर के 10वीं शताब्दी तक आते आते भारत एक बड़ा टारगेट बन चुका था और लोगों की महत्वाकांक्षा हो चुका था कि भारत में आए और यहाँ राज करें। हुआ वही, और भारतीय जो यहाँ की संपदाएं थी उनको लूटा, यहाँ का जो ज्ञान था, जो पुस्तकालय थे, जो गुरुकुल थे, जो विश्वविद्यालय थे उस समय, उनको नष्ट किया गया। और आखिरी आते आते 16वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप ने भी यहाँ पर अपनी आंख गड़ाई। तो कभी फ्रांसीसी यहाँ आए, तो कभी स्पेनिश आए, तो आखिरी में ग्रेट ब्रिटेन, उस समय तो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के व्यापारी यहाँ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई जिसमें उनकी महारानी भी शामिल थी। फिर शुरू हुआ अंग्रेजों के लूट का सिलसिला। यूरोप से जब तक नहीं आए थे तब तक जो आक्रांता थे वो तो कुछ लूट के ले गए, थोड़ा बहुत चले गए, और जो यहाँ शासन करते रहे और यहीं बनाते भी रहे। ये बात अलग है कि धर्म को लेकर के और उनमें उनके धार्मिक विभेद करते हुए लोगों पर शासन किया। एक धर्म के लोगों के लिए एक कानून तो दूसरे धर्म के लोगों के लिए दूसरा कानून, इस तरह से धार्मिक विभेद किया गया। फिर भी यहाँ लोग रह रहे थे, मंदिरों को भी तोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ मंदिर जीवित रहे। लेकिन यूरोपियों ने, या जिसको कहें जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो आए थे, उन्होंने धर्म पर बहुत अटैक नहीं किया, अपना ध्यान अर्थ पर रखा। यानी कि भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। भारत को सबसे पहले, जो ये बांग्लादेश अब हो गया है, या बंगाल में यहाँ पर जूट और यहाँ मलमल का काम बहुत होता था, सबसे पहले उसको ध्वस्त कर दिया। अब धीरे धीरे भारतीय जो श्रमिक थे, भारतीय बुनकर थे, भारतीय जो किसान थे, वो बर्बाद होने लगे। बहुत बड़ा अकाल भी पड़ा बंगाल में, और होते करते 1947 में ये चले गए। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर एक ऐसा बीज डाला कि भारत को कभी चैन से नहीं रहने दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल को 2 हिस्से कर दिए थे उससे पहले, और पाकिस्तान को अलग किया, और जो लाइन खींची गई उस पर कुछ कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, ना पंजाब के लोगों का ध्यान रखा गया। ऐसे ही जम्मू कश्मीर को लेकर के वहाँ राजा को छोड़ दिया गया। तो इस तरह से कश्मीर की समस्या भी पैदा हो गई। पाकिस्तान के दिमाग में ये आया कि भारत को जब तक नष्ट नहीं करेंगे, भारत को जब तक गिरा के नहीं मारेंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जबकि उसको चाहिए था कि जैसे भारत अलग हुआ, भारत ने अपनी तरक्की आगे बढ़ाई, वैसे ही खुद भी तरक्की करता तो वो आज अच्छी पोजीशन में होता। इस पर किसी दिन और बात करेंगे कि दूसरी की संपत्ति पर नज़र रखना कितना बुरा होता है। ये हम जो पाकिस्तान कर रहा है ये वही है, और उसी के नतीजा ये है कि आज वो भिखारी बन करके दुनिया भर में हाथ फैला रहा है।
मुद्दा था, सवाल था हमारा कि भारत टारगेट क्यों। तो भारत टारगेट इसलिए है कि भारत को अगर 10 साल बिना डिस्टर्ब किए आगे बढ़ने का मौका मिल जाए तो विश्व से जो बड़े बड़े ये बने हुए हैं, जैसे यूएस है या यूके हो गया या यूरोपीय देश हो गए, इनको जो है भारत धूल चटा देगा। आज उसी दौर में है, इसलिए अमेरिका में लगातार भारत विरोधी टूलकिट तैयार की जा रही हैं। हमारे देश के कुछ राजनीतिज्ञ हैं जो इससे प्रभावित हैं। हाल में कोलंबिया और दक्षिण अफ्रीका लैटिन अमेरिका के दौरे पर गए थे। इसी तरह से अन्य कुछ पत्रकारों को अमेरिका ले जाया गया है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। एक राउंड पहले कुछ जा चुके हैं, अब फिर पहुंचे हैं। तो मीडिया के माध्यम से, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके माध्यम से भारत के अंदर एक अनरेस्ट करने का या एक जो हलचल है या जो ये टूल किट के माध्यम से जो जेन जी की बात है, तो जेन जी कौन? युवाओं को भड़काने के लिए कुछ मुद्दे सामने लाने की बात है। ये प्रयास लगातार हो रहा है और एक तरफ भारत को कहते हैं कि आप बहुत अच्छे भी हो और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ पूरी साजिश रची जा रही है। देखने में अच्छा लगता है कि हम यूरोपियन स्टाइल के कपड़े पहन रहे हैं, जैसा पेरिस में फैशन आ रहा है, जैसा लंदन में है, जैसा इधर अमेरिका, कैलिफोर्निया वहाँ पर है, हॉलीवुड बॉलीवुड की बात है। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके जो फेल हुए जो उनके व्यवस्थाएं हैं देश को चलाने की, क्या उसको सीखने से हमें कुछ अच्छा होगा या हमारा भला होगा? नहीं हो सकता है। यूरोप में आज देखिए, वहाँ जिसको भारत में अल्पसंख्यक कहते हैं, जो कि सूडान से, सीरिया से या इधर पैलेस्टाइन से, फिलिस्तीन से, जो इधर से गए हुए मुस्लिम हैं, उनको पहले तो कहा गया शरण इनको दे दिया जाए। आज एक एक दो दो पूरे नगर में, पूरे शहर में उनका कब्जा है कि कहीं पाकिस्तानी मूल का मेयर बन रहा है तो कहीं पर वो अपने लिए सीट अलग मांग रहे हैं और वहाँ की सरकार जो उनको अभी तक बैठा के खिला रही थी, तो अब वो जोर जबरदस्ती करने लगे हैं। तो कुछ देशों ने इससे निकलने का प्रयास किया है। फ्रांस को ही ले लीजिए, फ्रांस में कितना अभी 15-20 दिन पहले तक बहुत बड़ा बवाल हुआ है, लेकिन अब वो इस जगह पर पहुंच गए हैं कि वहां से निकलना बहुत आसान नहीं है। यही परिस्थिति भारत में पैदा करना चाह रहे थे, लेकिन भारत ने सदा से सतर्कता बरती। बांग्लादेश के अगर शरणार्थी आए हैं तो किसी वजह से आए हैं, कोशिश की गई कि उनको लौटाया जाए, कुछ लौटे भी, थोड़े यहीं रह गए। लेकिन भारत में जो व्यवस्था है, जिस समाज में वो रहते हैं, वहाँ पर कोशिश ये होती है, यहाँ पर मूल मुसलमान भी अधिकतर, अगर वो शांतिपूर्वक रह रहा है, बगल में बांग्लादेशी है, तो वो भी नहीं चाहता है कि ये आकर के हमारे समाज को डिस्टर्ब करे। हो सकता है कुछ राजनीतिक रूप से ये लाभ उठाते हों, उनको वोटर बनाने के लिए या उनके को अपनी भीड़ में शामिल करने के लिए, जैसे अभी बरेली में हुआ था कि वहाँ पर काफ़ी कुछ प्रदर्शन हुए। तो इस तरह से इनका इस्तेमाल कुछ ही लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो भारतीय मूल के हैं, जो पार्टीशन के समय में पाकिस्तान जाना या बांग्लादेश की तरफ जाना पसंद नहीं किए थे, वो आज भी संतोषजनक ढंग से शांतिपूर्वक अमन के साथ रहना पसंद करते हैं। हो सकता है कि उनके यहाँ जो जुमे को यानी कि शुक्रवार को जो मस्जिद में तकरीर होती है, कुछ एक आध उसमें ऐसे भी लोग हों जो उनको भड़काते हों, उनकी भावनाओं को भड़काते हों, धार्मिक रूप से उन पर कुछ न कुछ प्रभाव डालने की कोशिश करते हों। तो ये धीरे धीरे इसको सेटल होने में टाइम लगेगा और इसके लिए कानून सख्त भी करने पड़ेंगे। और हमारी कोर्ट्स को भी चाहिए कि
अगर कुछ इस तरह के तत्व हैं जो बार बार अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, बार बार देश के अंदर गलत प्रक्रिया कर रहे हैं, नंबर 2 के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, या फिर वो अपने बात को मनवाने के लिए भीड़ तंत्र को सड़क पर ला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कसने के लिए कानून की सही डिग्री लगाना और न्यायालय को भी उन परिस्थितियों को देखना, क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी होते हैं। हर चीज सामने दिखाई दिए, हर चीज कानून की किताब में लिखे मिले, ये संभव नहीं है। अब हमारे देश में कम से कम उतनी अराजकता नहीं पैदा कर पा रहे हैं जितनी इन्होंने अन्य देशों में की है। तो इसी वजह से ये टारगेट में रिसर्च हो रही है। यहाँ तक बता रहे हैं कि यूरोप में कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स हैं। अभी एक प्रोफेसर को तो दिल्ली से ही वापस कर दिया गया था, वो साउथ ईस्ट से आई थी और वो भारत विरोधी अभियान लगातार चलाए रहती थी। अब उनको एयरपोर्ट से ही अंदर नहीं आने दिया। कुछ वामपंथी लोग जो लिबरल हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा इनको आने देना चाहिए था। ऐसा नहीं है। हर एक अगर अटोरू बटोरू आ करके देश में शामिल हो जाएगा तो हमारे देश का जो अमन पसंद है, शांति पूर्वक रहना चाहता है, वो नागरिक कहाँ जाएगा? क्या हम ऐसे लोगों को यहाँ पर आ करके स्वागत करना चाहिए? कांग्रेस के दौर में ऐसा हुआ है, उन्होंने इन लोगों का इस्तेमाल किया है देश में अराजकता फैलाने के लिए, देश में तरह तरह का डर का माहौल बनाए रखने के लिए। लेकिन अब वो शासन नहीं है, अब वो भारत नहीं है। जब वो अमेरिका तक को आंख दिखा सकता है तो अन्य देश तो या अन्य जो ताकतें हैं उनको तो भारत कभी भी जो है जवाब दे सकता है। आज पूरे यूरोप में जितना, अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए, जो कनाडा वगैरह सब ये है नाटो के देश हैं, इनसे ज़्यादा बड़ी सैनिक शक्ति हमारे पास में है। यूरोप का जितना वो है, हम चौथे अर्थव्यवस्था हैं दुनिया की, और इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो तीसरी नंबर पर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के भारत को टारगेट करने का मूल कारणों में ये है। साथ में एक नई थ्योरी भी हो गई है जो कहलाती है, जैसे भारत आगे बढ़ रहा है या विभिन्न देशों में जो भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीय एनआरआई हैं, इनके द्वारा अर्जित संपत्ति को हिंदू अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हाँ, हिंदू अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर पहले से कहा गया है कि आप श्रम करो, आप उद्यम करो, लेकिन जो दान देना है वो दान भी दो उसमें से, और संकट के समय के लिए संपत्ति का संरक्षण भी करो। तो ये संरक्षण हमें करना हिंदू या सनातन धर्म ही बताता है कि संपत्ति की लूटमार नहीं होनी चाहिए। आज जितना कमाया आज ही उसको उड़ा दें, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यूरोपीय संस्कृति ये है, इसीलिए ईएमआई आधारित अर्थव्यवस्था चाहते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को, आदमी उनको कहते हैं कि आप घर में आप बचाओ नहीं, इसको लगा दो, रिस्क पर लगा दो, शेयर मार्केट्स में लगा दो। भाई लगाओ ठीक है, लेकिन उसका एक सर्टेन परसेंटेज लगाओ। तो यही हमारी हिंदू अर्थव्यवस्था है। हिंदू इकोनॉमी जिसको कह करके एक मजाक जैसा बनाया गया है, हिंदू इकोनॉमी ऐसी ही सेम इकोनॉमी चाइना की है। चाइना के लोग भी जितना कमाते हैं वो खर्च करने के साथ साथ आगे के लिए उसको रखते हैं, इसलिए चाइना भी प्रोग्रेस कर रहा है। यही चीज़ जापान की भी है, जापानियों में भी है, वो भी कमाते भी हैं और आगे के लिए सेविंग्स भी करते हैं। तो दुनिया में केवल ये 3-4 ही हॉटस्पॉट्स ऐसे हैं, यानी जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, जहां पर अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थ का अर्जन यानी कि पैसा कमाने पर, रोजगार कमाने के बाद उसका संरक्षण आगे की पीढ़ियों के लिए भी किया जाता है। जबकि अमेरिका, यूरोप, कनाडा ये सब है अपने बुजुर्गों को उनमें ओल्ड एज होम में डालने की परंपरा उनके यहाँ है, और जो है वो सब उसमें लोन यानी कि
ईएमआई पर आधारित आप अपने घर को चलाइए और ज़िंदगी भर ईएमआई देते रहिए, और लास्ट में वो क्या होगा, वो जाकर के किसी और के हाथ चला जाएगा। कई जगह तो ये है कि जहाँ अगर कोई उसका मालिक या कोई व्यक्ति वो न हो, ओनर न हो, तो वो सरकार की संपत्ति हो जाती है। कुल मिलाकर के भारत एक प्रॉस्परस है, यानी कि समृद्ध देश रहा है, समृद्ध देश रहेगा, और आगे आने वालों के लिए भी ये एक रास्ता दिखाता रहेगा कि हमें अपनी समृद्धि कैसे बचाए रखनी चाहिए। भले ही लाख दुश्मन इसके लिए प्लॉट में प्लॉट, षड्यंत्र में षड्यंत्र करते रहें, लेकिन भारत कभी झुकने वाला नहीं है। हाँ, अभी एक बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं और विद्वान भी हैं, उन्होंने कहा कि हर 500 साल में ये जो अर्थ है, यानी कि धर्म, जो पैसा है, संपत्ति है, ये एशिया में रहती है और 500 साल बाद यूरोप की तरफ चली जाती है। देखिए, इस पर आप भी विचार करिएगा और मैं भी विचार कर रहा हूँ। उनका ये भी कहना था कि अब जो ये संपत्ति का वो 500वां साल चल रहा है, ये एशिया की ओर आ रहा है। इसमें भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत बहुत समृद्ध देश रहेगा, रिच धनवान देशों में से एक होगा और दुनिया को कमांड करेगा। आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेने का अवसर आ गया है। जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मेरा कहने का तरीका है, टॉपिक आप तक पहुंचाने का तरीका है, एक संपादकीय के रूप में, एक तबसरे के रूप में, एक विश्लेषण के रूप में जो आप तक मैं लेके आ रहा हूं, उससे आपके भी ज्ञान में थोड़ा बहुत वृद्धि हो रही होगी। अगर हो रही हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।